हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का अगेन वेलकम है। क्लासेस थोड़ी सी लेट हो रही हैं, कुछ पर्सनल रीजन चल रहे हैं जिनकी वजह से ऑफिस भी है, घर के काम भी हैं, क्लासेस को मैं लेट ला पा रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ एज सुन एज हमारी क्लासेस ट्रैक पे आ जाएं, 6:30 बजे वाला टाइम हम फिर से फॉलो करें। क्लास है आज की बेस्ड है स्विट्ज़रलैंड में हुई एक पीस समिट पे रशिया और यूक्रेन के झगड़े को सुलझाने की। और इस पीस समिट में इंडिया, चाइना, रशिया, यूक्रेन सभी को बुलाया गया था, इंक्लूडिंग कई वेस्टर्न पावर्स को। इस समिट में क्या हुआ इस आर्टिकल में देखेंगे। बड़ा इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है और ये आपका आज का क्विज़। हमारी क्लासेस में आपको पढ़ना नहीं होता है, साथ में अपना दिमाग भी चलाना होता है। जो आपने सीखा हो उसको अप्लाई करके देखो इस क्विज़ पे। कुछ क्वेश्चंस हैं कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और लास्ट में वोकैब के। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाएंगे इस क्विज़ के। मन से क्लास को लो, 10 में से 10 आपको नंबर मिले, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। आइए कुछ नया सीखते हैं। राइट, कह रहे जी निगोशिएटिंग फॉर पीस। पीस का मतलब क्या होता है जी? शांति, अमन चैन। और निगोशिएट का मतलब होता है डिस्कस करना, मोल भाव करना। जो आप सब्जी वाले से करते हो ना, यार 10 रुपये में दे दे, वो बोलता है नहीं जी 15 रुपये की है। यही होता है निगोशिएशन, जो वार्ता आप करते हो किसी से अपनी बात मनवाने के लिए। कह रहे जी ऐसी ही एक शांति की वार्ता हुई है, निगोशिएशन किया गया है पीस के लिए। अब देखो, शांति से एक वन वर्ड बनता है, बहुत बार आपको करवाया है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं उसको। वन वर्ड देखो कुछ इस तरीका का है। चलो मैं आपको लिख करके बताता हूँ, आप खुद से याद करो, क्या आपको याद है कि नहीं याद। वन वर्ड है जी युद्ध विराम। युद्ध विराम, ठीक है। युद्ध विराम समझते हो? गोलीबारी बंद हो जाए, या जिसको सीज फायर भी बोलते हैं, सीज फायर। तो युद्ध विराम या सीज फायर की जो संधि है, जो ट्रीटी है, उसको वन वर्ड की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ए से शुरू होने वाला वन वर्ड है। एक बार खुद से अपना दिमाग चलाओ, आगे क्लास के बीच में इस वन वर्ड के बारे में आपको मैं बताऊंगा। डालना कमेंट्स में जिन बच्चों को याद है। कह रहा है इंडियाज डिसीजन टू अटेंड बट नॉट वोट एट द स्विस कॉन्फ्रेंस वॉज राइट। भारत का जो फैसला है, डिसीजन है अटेंड करने का, लेकिन वोट नहीं डालने का, स्विस कॉन्फ्रेंस में, स्विट्ज़रलैंड में हुई इस वार्ता में, बातचीत में, कॉन्फ्रेंस में, ये डिसीजन बिल्कुल राइट था, बिल्कुल सही था। हम इस निगोशिएशन के पार्ट तो बने, लेकिन रशिया के खिलाफ हमने इसमें वोट नहीं किया। हम शांति के लिए यहाँ आए थे, रशिया को अकेला करने के लिए नहीं आए थे। तो दिस डिसीजन वॉज राइट। डिसीजन आपका सब्जेक्ट है, वॉज इसकी वर्ब है। डिसीजन टू अटेंड बट नॉट टू वोट, यहाँ पे टू वोट लिखा हुआ है, टू दूसरी बार ओमिट कर दिया गया है। समझ पा रहे हो ना? यहाँ पे टू आ गया। डिसीजन दो चीज़ों का था, अटेंड करने का लेकिन वोट ना करने का। तो टू अटेंड बट नॉट टू वोट, दूसरी बार टू को हमने ओमिट कर दिया। छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया करो, ये तो आपको सेंटेंस की स्ट्रक्चर पकड़ में आएगी। अब स्ट्रक्चर पे देखते हैं आगे सारे वोकैब वर्ड्स को। इस आर्टिकल के भारी भरकम वर्ड सारे एक साथ देख लो, ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सको। क्लास को एक लाइक दे दिया करो, एक शेयर कर दिया करो जिन बच्चों से, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, जिनसे क्लास रेलिवेंट है। टेक्स्ट बुक की मॉक टेस्ट पास सेल एक्टिव हो चुकी है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और मॉक टेस्ट पास की आपको ज़रूरत है, यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस सेल। 466 रुपीज़ में एक साल का आपको प्रो पास मिल रहा है, जिसमें 700 एग्जाम्स और 70-75 हज़ार मॉक टेस्ट भी कवर्ड है। इसमें एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, स्टेनो, ईपीएफओ, जो भी एग्ज़ाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं सभी का कंबाइंड मॉक टेस्ट पास है। आप जो भी एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके आपको मॉक मिल जाएंगे। प्रो पास है तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे अपने एग्जाम को, उनको भी आप मॉक की फॉर्म में लगा सकते हैं। पास का बेनिफिट लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको दिखाएगा टेक्स्ट बुक का लिंक पे क्लिक करें। जो भी प्राइस दिखा रहा हो आपको कूपन अप्लाई करना है YT10। इस कूपन को लगा करके आपका प्राइस खटके हो जाएगा 466 रुपीज़। अगर आपको नॉर्मल पास चाहिए बिना प्रो वर्जन के, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं मिलेंगे, तो वो प्राइस आपका 365 हो जाएगा इस कूपन कोड के जरिए। तो पैसे को सेव करें, कूपन लगा करके मैक्सिमम बेनिफिट लें सेल का। कमेंट सेक्शन में लिंक गिवन। ऑलराइट, वोकैब शीट अपनी जूम इन कर देता हूँ मैं, ठीक से आप देख पाओ। पहला वर्ड है जी कम्युनिके। बड़ा ही कॉमन सा वन वर्ड है। कम्युनिके वो कम्युनिकेशन होता है, वो स्टेटमेंट होती है, वो लेटर होता है, साइन लेटर, जो एक ऑफिशियल रिपोर्ट के बाद में ऑफिशियल रिपोर्ट की तरह आता है किसी भी कॉन्फ्रेंस का। जैसे इंडिया में G7 G8 हुआ, तो G8 का एक कम्युनिके आएगा, इस मीटिंग में क्या क्या बातचीतें हुई, क्या क्या फैसले हुए, तो एक जॉइंट स्टेटमेंट बनेगी, सभी मेंबर्स उस पर साइन करेंगे। इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में कम्युनिके। तो वन वर्ड की फॉर्म में इसको याद रखना है अपने को।
G7 कम्युनिके फोकस्ड ऑन रशियाज एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन। G7 का जो जॉइंट स्टेटमेंट था, कम्युनिके था, फोकस कर रहा था वो रशिया के एग्रेशन पे जो यूक्रेन के खिलाफ हो रहा है, जो यूक्रेन के सामने हो रहा है। प्रोक्लेमेशन और स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। यू विल सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। अगला वर्ड है जी लूप होल। लूप होल होता है जी एक स्केप रूट या एक डेफिशिएंसी। मैं आपको इस वर्ड का लिटरल मीनिंग बता देता हूँ। आपके सड़क, मान लो सड़क पे कुछ गड्ढे हैं और उसमें कुछ गटर के छोटे छोटे होल बने हुए हैं। वैसे तो आप उनको बच के निकल जाओगे, साइड से निकल जाओगे, लेकिन अगर सड़क पे पानी भरा हो तो आपको पता नहीं लगेगा गड्ढा कहाँ है। तो हो सकता है कभी आपका पाँव, आपकी गाड़ी किसी गड्ढे में चली जाए और अंदर भी जा सकती है। ऐसा होता है ना, पहले सुना होगा हमने। तो ये जो लूप होल्स होते हैं, वहीं से ये सड़क के गड्ढों से वर्ड निकाला गया है। लूप होल होता है किसी चीज़ से निकलने का एक स्केप राउट। जैसे इस गड्ढे में निकले, आप घुसे और अंदर, समझ गए ना, सड़क से आप निकल गए और कहीं और चले गए। या फिर एक कमी या डेफिशिएंसी, क्योंकि सड़क पे गड्ढों का कोई काम नहीं है, ये एक डेफिशिएंसी की तरह सड़क पे रखे हुए हैं। तो दोनों ही तरीके से इस लूप होल नाम के वर्ड को यूज़ करें। रिच पीपल ऑफ्टन गेट अवे विद देयर क्राइम्स। अमीर लोग अक्सर बच निकलते हैं, गेट अवे विद करते हैं अपने गुनाहों के साथ, अपने क्राइम्स के साथ। और कैसे? यूजिंग लूप होल्स इन द लॉ। लूप होल्स का या कमियों का या स्केप रूट्स का इस्तेमाल करके जो लॉ में है, कानून में है। चलिए, लूप होल को या कमी को आप शॉर्ट कमिंग, है ना, कमी को शॉर्ट कमिंग, लेक्यूना, इन सभी वर्ड से भी बता सकते हैं। आज आप शॉर्ट कमिंग नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड अपने पास आर्ग्यूएबली। देखिए, आर्ग्यूएबली वर्ड का मतलब है जी ऐसी चीज़ जिसको आर्गूमेंट के जरिए प्रूव किया जा सके। मैं आपको बोल दूं सचिन तेंदुलकर दुनिया के सबसे अच्छे बैट्समैन हैं मॉडर्न एरा के, मान लो ऐसा मैं आपको बोलूं और आप इस बात को ना माने, तो मैं आपको आर्गूमेंट के जरिए ये चीज़ प्रूव कर सकता हूँ। हो सकता है आप तब भी ना माने, लेकिन मेरी आर्गूमेंट सही होंगी, है ना। नंबर ऑफ रन्स, नंबर ऑफ सेंचुरीज, तो इस तरीके से आप जब भी कोई चीज़ आर्गूमेंट के जरिए प्रूव कर देते हैं तो वो आर्ग्यूएबली होती है। हिंदी में इसको बोलते हैं यकीनन। माइक टायसन वॉज आर्ग्यूबली द बेस्ट हैवीवेट बॉक्सर ऑफ द मॉडर्न एरा। माइक टायसन जो थे, यकीनन, आर्ग्यूबली सबसे बड़े, सबसे अच्छे हैवीवेट बॉक्सर थे मॉडर्न एरा के। माइक टायसन अभी भी जिंदा है, लेकिन रिटायर हो चुके हैं बॉक्सिंग से, तो मैंने वॉज लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो वो हुआ करते थे बेस्ट हैवीवेट बॉक्सर। तो आर्ग्यूबली को यकीनन या कन्विंसिंगली भी बोल सकते हैं, कन्विंस किए जाने वाले तौर पे। ये नया वर्ड है आपके लिए, आज आप आर्टिकल में देखेंगे। अगला जो वर्ड ग्रुप है, ये एंटोनिम सिनोनिम साथ चलते हैं। कोवर्ट एंड ओवर्ट। कोवर्ट मतलब हिडन, छुपा हुआ, सीक्रेट। ओवर्ट मतलब ओपन, सबके सामने। याद करने का तरीका इनको क्या है जी? कोवर्ट में आ रहा है कवर। कवर मतलब ढकने की चीज़। तो जब कोई चीज़ ढकी हुई होती है तो अपने आप ही सीक्रेट होती है। कोवर्ट वर्ड को आप कवर से कनेक्ट करोगे तो कोवर्ट अपने आप हिडन वाला मीनिंग देगा, और जो हिडन वाला मीनिंग नहीं देगा वो होगा ओवर्ट, यानी खुला वाला मीनिंग देगा। तो इस तरीके से आपको कन्फ्यूजन कभी भी हो, कोवर्ट का कवर पकड़ लेना, आपको याद रह जाएगा दोनों वर्ड्स, ठीक है। सीक्रेट या हिडन बोल देना इसको, कोवर्ट को। द सोल्जर वॉज ऑन ए कोवर्ट या क्लैंडस्टीन मिशन एट एन ओवरसीज लोकेशन। जो सोल्जर था वो एक सीक्रेट मिशन पे था, कोवर्ट या क्लैंडस्टीन मिशन पे था। क्लैंडस्टीन इसका सिनोनिम है। और कहाँ पे? एक ओवरसीज लोकेशन में, एक विदेश की लोकेशन में। ओवरसीज मतलब 7 समंदर पार, समझ गए ना, अपने देश से दूर कहीं पे ओवरसीज है तो वो फॉरेन हो गया वो आपके लिए। चलिए, कोवर्ट, क्लैंडस्टीन, सरप्टिशियस, ये दोनों वर्ड ज़रूर याद रखना, सीक्रेट चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, क्लैंडस्टीन और सरप्टिशियस। आज आप इनका एंटोनिम ओवर्ट आर्टिकल में देखेंगे। सरप्टिशियस मैंने आज के क्विज में आपसे पूछा हुआ है, एकदम छुपी हुई चीज़ कहलाती है सरप्टिशियस। चलिए, लास्ट वर्ड है फॉरगॉन। देखिए, फॉर मतलब पहले से ही, गोन मतलब चला गया। फॉरगॉन हर वो चीज़ है जो पहले से ही डिटरमिंड है, जो ऐसा ही होगा। मान लीजिए आप एग्ज़ाम में 180 मार्क्स बन रहे हैं आपके और कट ऑफ है 110, तो आपका सिलेक्शन फॉरगॉन है भाई। 180 आपने गिने हैं तो 160 बन जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत ही अगर आपने गलती कर दी तो 140 बन रहे होंगे, लेकिन कट ऑफ ही अगर 110 आती है एग्ज़ाम की, तो ये जो आपका सिलेक्शन है ये फॉरगॉन है, प्री डिटर्मिंड है, पहले से इसका फैसला हो चुका है। समझ गए ना। मोस्ट वोटर्स थिंक दैट द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शंस वॉज अ फॉरगॉन कंक्लूजन। ज़्यादातर वोटर्स ने ऐसा सोचा था कि जो रिजल्ट है इलेक्शंस का, ये एक प्री डिटर्मिंड कंक्लूजन था, पहले से ही हमें पता था क्या होने वाला है, जैसा कि नहीं भी हुआ। हमने सोचा था अब की बार 400 पार, 300 पार, पता नहीं कितने पार, तो आर पार ही रह गए मामले सारे। फॉरगॉन कंक्लूजन ऐसा हमें था लगता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो यहाँ पे थिंक की जगह आप थॉट कर लेना, इलेक्शंस पूरे हो चुके हैं, ठीक है। जब ये सेंटेंस बनाया था तब इलेक्शन हो रहे थे। चलिए, ये तीनों सिनोनिम है इसके, प्री डिस्टाइंड, प्री डिटर्मिंड, पहले से जो होना हो, सर्टेन हो,
तो ये वर्ड आप आर्टिकल फॉरगोन जो है इस वर्ड को आर्टिकल में लिखेंगे। चलिए एक समरी आपको दें किस बारे में आर्टिकल लिखा हुआ है। रशिया यूक्रेन वॉर को 2-2.5 साल हो गए हैं। मार्च 2022 में हुई थी, अब क्या चल रहा है, जून 2024, लेकिन वॉर ख़त्म होने को नहीं आई। तो क्या हुआ जी, बहुत सारी कंट्रीज़ ने मिल करके एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस को किया। कॉन्फ्रेंस करवाई गई स्विट्ज़रलैंड में, और इस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा ये था कि वॉर को कैसे सुलझाया जाए, दोनों कंट्रीज़ को साथ में बैठाल करके इस वॉर को ख़त्म कराएं। यूक्रेन को बुलाया गया, लेकिन रशिया को इस वॉर में, इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया। तो अपने आप ही ये मीटिंग फेल के जैसी है। चाइना भी इस मीटिंग का पार्ट नहीं बना। बाकी जो कंट्रीज़ आई उनमें इंडिया भी था, लेकिन इंडिया ने इस मीटिंग में पार्ट तो लिया, लास्ट कम्युनिके पे साइन नहीं किया, रशिया की आलोचना नहीं की। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि एक निगोशिएशन थी शांति के लिए, जो फेल रही, जो नाकामयाब रही, और रही इसलिए क्योंकि रशिया को बुलाया नहीं गया, चाइना यहाँ आया नहीं, और इंडिया ने इसमें वोट नहीं डाला। समझ गए ना। तो क्रिटिकल टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है ना, क्रिटिसाइज़ कर रहा है क्रिटिकल वे के अंदर इस पीस निगोशिएशन के बारे में बता रहा है कि ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। शुरू करते हैं। जो वन वर्ड मैंने आपसे पूछा था, युद्ध विराम को, सीज फायर को क्या बोलते हैं, तो भाई साहब इसका वन वर्ड है जी आर्मिस्टिस। ठीक है, ये बना भी आम से है। आम का मतलब होता है हथियार। हथियार को अगर बंद कर देंगे चलाना, संधि कर लेंगे युद्ध विराम की, तो उस संधि को आप बोलते हैं अंग्रेजी में आर्मिस्टिस। चलिए शुरू करें आर्टिकल को। अब ध्यान देना, आज वोकैब अच्छी है, इनफैक्ट ग्रामर भी अच्छी है। द 2-day समिट ऑन पीस दैट एंडेड ऑन संडे इन बर्जनस्टॉक मेट विद मिक्स्ड आउटकम्स। कह रहे 2 दिन की जो समिट थी पीस पे, समिट क्या होती है, कॉन्फ्रेंस, शिखर वार्ता बोलते हैं हिंदी में। 2 दिन की जो टॉप कॉन्फ्रेंस थी, शिखर वार्ता थी शांति पे, और जो एंड हो गई इसी संडे को। और कहाँ पे, इस शहर में जिसका नाम है बर्जनस्टॉक। शायद मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, देख के बताना मुझे सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। कह रहे ये समिट जो है ना, जो अभी ख़त्म हुई है, इसको मिले मिक्स्ड आउटकम्स। इसमें आपको मिले जुले परिणाम मिले, नतीजे मिले, कुछ अच्छे नतीजे, कुछ बुरे नतीजे। आउटकम यानी नतीजा, रिजल्ट किसी चीज़ का, मिक्स्ड यानी मिला जुला। समिट सब्जेक्ट है, मेट इसकी वर्ब है, दैट आया समिट के लिए, इस समिट ऑन पीस के लिए, वर्ब है इसकी एंडेड। 2 ग्रामर कॉन्सेप्ट है इसी सेंटेंस के अंदर। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वापस इस पर लौट के आएंगे और दोनों कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। कह रहा है जी, स्विट्जरलैंड वॉज एबल टू ब्रिंग टुगेदर मोर देन 90 कंट्रीज। स्विट्ज़रलैंड जो है वो एबल रहा, सक्षम रहा एक साथ लाने में, ब्रिंग टुगेदर करने में 90 से ज़्यादा देशों को। कॉमा लगा के बोल रहा है। एटलीस्ट 56 वर रिप्रेजेंटेड बाय लीडर्स एंड द फाइनल जॉइंट कम्युनिके वॉज साइंड बाय अबाउट 82 कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। कह रहे हैं जी 90 में से 56 कंट्रीज़ ने, कम से कम 56 कंट्रीज़ ने को रिप्रेजेंट किया गया लीडर्स के द्वारा, है ना। उनका फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। तो ऐसे 56 कंट्रीज़ में से तो बड़े बड़े नेता जो है इस समिट में आए। और जो फाइनल जॉइंट कम्युनिके था, फाइनल स्टेटमेंट थी, जॉइंट स्टेटमेंट, उसको साइन किया गया 90 में से 82 कंट्रीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। कह रहा है जी इसमें कौन कौन शामिल था और कौन कौन नहीं था। कह रहा है जी विद द एक्सेप्शन ऑफ अ फ्यू इंक्लूडिंग इंडिया। ये 82 में जो शामिल नहीं थे वो लोग थे एक्सेप्शन वाले, वो लोग थे इन 82 से अलग। कह रहे जी ये जो काम हुआ है ना, ये एक्सेप्शन के साथ हुआ है या ना इंक्लूड करते हुआ है कुछ 8 कंट्रीज़ को, अ फ्यू कंट्रीज़ को, जिसमें शामिल है भारत भी। तो भारत उन 8 देशों में से है जिसने फाइनल जॉइंट कम्युनिके पे साइन नहीं किए, रशिया की आलोचना नहीं की। समझ गए सेंटेंस की स्ट्रक्चर। स्विट्जरलैंड की वर्ब है वॉज, 56 जो देश हैं इनकी वर्ब है वर रिप्रेजेंटेटेड, इनको रिप्रेजेंट किया गया था इनके लीडर्स के द्वारा, पैसिव वॉइस में। ठीक है ना, बी फैमिली की वर्ब आ गई वर, और साथ में लग गई रिप्रेजेंटेड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। जॉइंट कम्युनिके, आप कम्युनिके वर्ड को देख चुके हैं, फाइनल स्टेटमेंट को बोलते हैं, वर्ब है इसकी वॉज साइंड अगेन पैसिव वॉइस में, बी फैमिली की वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। विद द एक्सेप्शन ऑफ, इसका मतलब होता है हिंदी में छोड़ करके। आप इसकी एक्सेप्शन ले लें, इस चीज़ को छोड़ दें, विद द एक्सेप्शन ऑफ समथिंग। तो इसको आप अपार्ट फ्रॉम, एक्सक्लूडिंग ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो इंडिया शामिल है उन कंट्रीज़ में जिन्होंने वोट नहीं दिया। कह रहा है द डॉक्यूमेंट मेड अ स्ट्रॉन्ग कॉल फॉर एन एंड टू द ऑनगोइंग वॉर ऑफ द रशियन फेडरेशन अगेंस्ट यूक्रेन। डॉक्यूमेंट ने मेक किया एक स्ट्रॉन्ग कॉल को। मेक अ कॉल करना यानी एक डिमांड को सबके सामने रखना, एक मांग को सबके सामने रखना। तो डॉक्यूमेंट ने एक मांग की, और ये मांग थी एक अंत की, इस ऑन गोइंग, इस चलती हुई वॉर का, जो है रशियन फेडरेशन की, रशिया नाम के देश की यूक्रेन के खिलाफ। तो इस डॉक्यूमेंट में, फाइनल डॉक्यूमेंट में इस चीज़ की मांग की गई कि रशिया अपना
अपनी जंग को ख़त्म करे। अच्छा और क्या कह रहा है, एंड अ पिच फॉर सोवेरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड अडेरेंस टू इंटरनेशनल लॉ। दूसरा काम इस डॉक्यूमेंट ने ये किया कि इसने मेक किया एक पिच को। पिच का मतलब होता है एक, देखो सेल्समैन अगर आपके पास आता है, आप गाड़ी लेने गए और सेल्समैन ने आपको गाड़ियाँ दिखाई, ये गाड़ी है, इसमें इतना इंजन है, टर्बो लगा हुआ है ना, ये मिलेगा वो मिलेगा, तो वो सेल्समैन की पिच होती है। पहले से वो रटी रटाई हुई होती है, उसको पता होता है कि मुझे क्या बोलना है, और वो इसीलिए बोलता है ताकि आप वो गाड़ी को लें। समझ गए ना। तो ये ऐसी ही पिच इस डॉक्यूमेंट में भी आपको मिलेगी। डॉक्यूमेंट मेड अ कॉल एंड द डॉक्यूमेंट मेड अ पिच। इसने एक पिच को भी बनाया उसी सेल्समैन की तरह, और ये पिच थी इन सब चीज़ों को मनवाने की। पहली पिच चीज़ थी सोवरेनिटी यानी संप्रभुता, दूसरी थी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी यानी आपकी टेरिटरी की इंटेग्रिटी, आपके देश पे कोई कब्जा ना करे, आपकी सीमाओं पे, है ना, आप समझ गए ना, इंटेग्रिटी रहे टेरिटोरियल। और तीसरी थी अडहेरेंस हो, कंप्लायंस हो, पालना हो इंटरनेशनल लॉ की, अंतर्राष्ट्रीय कानून की। तो ये दोनों काम इस डॉक्यूमेंट ने किए। डॉक्यूमेंट की वर्ब है डॉक्यूमेंट मेड, ठीक है ना, मेड अ कॉल एंड मेड अ पिच, ये दोनों मेक वर्ब के ऑब्जेक्ट्स हैं, मेड अ कॉल एंड मेड अ पिच। चलिए अडहेरेंस टू यानी किसी चीज़ की पालना, अडहेर के बाद में हमेशा टू लगाया जाता है जब भी किसी चीज़ को आप अच्छे से फॉलो करते हैं। कह रहा है जी इट साइटेड 3 एरियाज ऑफ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग। डॉक्यूमेंट में हवाला दिया गया, साइट किया गया, मेंशन किया गया 3 एरियाज़ का, 3 क्षेत्रों का या डोमेन्स का, जो थे मोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग के। अगर डॉक्यूमेंट को मुझे पढ़ना हो और इसको समराइज़ करना हो तो 3 एरियाज़ में डॉक्यूमेंट जो है, समझ गए ना, बात करता है। अब वो एरियाज़ कौन कौन से हैं? पहला एरिया है जी न्यूक्लियर सेफ्टी, दूसरा एरिया है फूड सिक्योरिटी एंड द एक्सचेंज ऑफ ऑल प्रिजनर्स ऑफ वॉर, डिस्प्लेस्ड एंड डिटेन्ड यूक्रेनियंस। तो फूड सिक्योरिटी की बात की गई, कोई भूखा नहीं मरे वॉर प्रभावित क्षेत्रों में। एक्सचेंज हो जाए सारे के सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर का, ऐसे लोग जो वॉर की वजह से फंसे हुए हैं जेलों में, उनको छोड़ा जाए। और सारे के सारे डिस्प्लेस्ड एंड डिटेन्ड यूक्रेनियंस को, जो सारे यूक्रेनियंस जो अपनी जगह से हट गए हैं, डिस्प्लेस हो गए हैं या फिर जेलों में डाल दिए गए हैं, डिटेन कर लिए गए हैं। प्रिजनर्स ऑफ वॉर एक्चुअल में फौजी होते हैं, जंग के अंदर इधर वालों ने उसको पकड़ा, उधर वाले ने इधर वाले को पकड़ा, ये बन गए POW। इनको मारा नहीं जाता, इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से इनको एक्सचेंज किया जाता है। 50 फौजी तुम्हारे छोड़ेंगे, तुम हमारे 50 छोड़ दो। तो ये 3 चीज़ों को डॉक्यूमेंट में कहा गया। न्यूक्लियर बॉम्ब सेफ रहें, सबको खाना मिले, और जो एक दूसरे की जेलों में बंद लोग हैं उनको अपने घर पे वापस लौटाया जाए। इट आया डॉक्यूमेंट के लिए ऑफ कोर्स, वर्ब है इसकी साइटेड। साइट का मतलब होता है हवाला देना या मेंशन करना। कह रहा जी द स्टेटमेंट वॉज नॉट वेरी एम्बिशियस इन इट्स स्कोप। जो फाइनल कम्युनिके था वो बहुत एम्बिशियस नहीं था, बहुत महत्वाकांक्षी नहीं था अपने स्कोप में। उसमें कुछ बहुत बड़ी चीज़ें मांगी नहीं गई, छोटी मोटी बातें कही गई। कह रहा है क्यों? कह रहा है वो इसलिए एज द ऑर्गेनाइजर्स वर कीन टू ब्रिंग एज मनी कंट्रीज पर्टिकुलरली फ्रॉम द ग्लोबल साउथ ऑन बोर्ड। कह रहा है क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर्स थे यानी स्विट्ज़रलैंड जो था, वो बहुत कीन था, तत्पर था, उतारू था कि वो ब्रिंग करे, लेकर के आए जितनी कंट्रीज़ हो सकती हैं एज मनी कंट्रीज़, खास करके पर्टिकुलरली ग्लोबल साउथ वाली कंट्रीज़, दुनिया के विकासशील देशों वाले दोस्त जो है कंट्रीज़, है ना, जैसे इंडिया हो गया, ब्राज़ील हो गया। और ये कहाँ लेकर के आए? इनको ब्रिंग करे ऑन बोर्ड। टू ब्रिंग समवन ऑन बोर्ड यानी किसी को अपने साथ में लाना, किसी को अपने साथ में लाना और कोऑपरेशन करवाना, है ना। तो इस वजह से ज़्यादा इसमें कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं लिखी गई, वही बातें लिखी गई जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइन कर सकें। कह रहा है जी विच दे मैनेज टू डू टू सम एक्सटेंट। कह रहा है ये वही चीज़ है जो इन्होंने मैनेज भी किया, स्विट्ज़रलैंड ने मैनेज भी किया कि वो कर पाए कुछ हद तक। तो इस तरह का स्टेटमेंट था। अगर आप कुछ टेढ़ा मेढ़ा लिखोगे तो 80 में से 90 में से 45 तो मना बोल देंगी, हम तो नहीं लिख रहे ऐसा, या हम तो साइन नहीं कर रहे। तो ज़्यादा कुछ एम्बिशियस इसने अपने स्कोप में नहीं रखा और कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज से साइन करवाया जाए स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट की वर्ब है वॉज, ऑर्गेनाइजर्स की वर्ब है वर, कीन होना, किसी काम के लिए तत्पर होना, उतारू होना, कीन टू डू समथिंग, समझ गए ना। आई एम कीन टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, मैं बड़ा उतारू हूँ, तत्पर हूँ इस भाषा को सीखने के लिए। और वैसे ही आप इसको ईगर वर्ड से भी बता सकते हो, ईगर टू डू समथिंग, स्ट्रक्चर यही चलेगी। लेकिन जो तीसरा वर्ड है बेंट, बेंट, ये वैसे चलती है कि बेंट ऑन डूइंग समथिंग। ये आपको पका पकाया दे रहा हूँ मैं, डिक्शनरियाँ खोल खोल के देख करके समझोगे आप। 5-5 साल लग जाते हैं लोगों को समझने में इन चीज़ों के बीच का फ़र्क। तो पका पकाया आपको बता रहा हूँ मैं। कीन के बाद में टू इन्फिनेटिव, ईगर के बाद में टू इन्फिनेटिव, लेकिन बेंट की बात जब करें, जब उतारू होने की बात करें, तो उसके बाद में टू डू ना लगा के लिखें ऑन डूइंग समथिंग। चलिए याद रखेंगे इसको, आज के क्विज़ में पूछा गया है।
ग्लोबल साउथ मतलब दुनिया के विकासशील देश, और अगर आपको देसी भाषा में बोलें तो दुनिया के गरीब देश, जिन्होंने अभी तक पैसा नहीं कमाया, जिनकी पर कैपिटा इनकम $10,000 से सालाना $10,000 से कम है ना, इंक्लूडिंग इंडिया। चाइना की ज़्यादा है हमसे, चाइना तो 10,000 क्रॉस कर चुका है कभी का। चलिए विच आया, विच दे की वो पे मैनेज दिया है ऑर्गेनाइजर्स के लिए। कह रहा है जी, हाउ एवर डिस्पाइट ऑल दीज एरियाज वेयर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की हेल्ड अ हिस्टोरिक विक्ट्री देयर वर शॉर्ट कमिंग्स। कह रहा है हालांकि, बावजूद, डिस्पाइट, सभी इन एरियाज़ के जहाँ पे जेलेंस्की प्रेसिडेंट जो है यूक्रेन के, उन्होंने हेल किया, वेलकम किया एक ऐतिहासिक जीत को। कह रहा है जी, बावजूद इन सभी डोमेन्स के, सभी एरियाज़ के जहाँ जेलेंस्की ने बड़ी खुशी मनाई, उनको लगा बड़ा अच्छा हुआ, कह रहे इनके बावजूद जो है ना कुछ कमियाँ रह गई हैं इस मीटिंग में, शॉर्ट कमिंग्स, कुछ लूप होल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जेलेंस्की के हिसाब से तो बहुत बड़ी बात है, 90 देश आ गए, 85 साइन कर गए, लेकिन कमियां इसमें आपको आगे गिनवाएगा। जेलेंस्की की वो है हेल करना यानी प्रशंसा करना या स्वागत करना, ये वर्ड बनाया गया राजा से। जब राजा जी आते हैं दरबार में तो सब खड़े हो जाते हैं ना, राजा की जय जयकार लगाते हैं, है ना, कोई राजा आ जाए, कोई बड़ा नेता आ जाए, वहीं से आप हेल नाम का वर्ड निकालते हैं किसी चीज़ के बारे में, है ना, ज़ोर ज़ोर से जयकारे और नारे लगाना। शॉर्ट कमिंग्स यानी कमियाँ, डेफिशिएंसी बोल दो, वीकनेस बोल दो, लूप होल बोल दो, इसकी वो है वर्ड। अब देखो कमियाँ क्या थी। स्विट्जरलैंड डिसीजन नॉट टू इनवाइट रशिया एंड टू बिल्ड देयर नेगोशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ यूक्रेन पीस फॉर्मूला अलॉन्ग विद UN रेजोल्यूशंस मेड द इवेंट अपीयर वन साइडेड। पहली कमी ये है कि स्विट्जरलैंड का जो फैसला है रशिया को इनवाइट ही ना करने का, बुलाने का ही ना इस मीटिंग में, और दूसरा जो फैसला है कि वो बिल्ड करेंगे सारी बातचीत या नेगोशिएशन को ऑन द बेसिस ऑफ, इस आधार पे जो है यूक्रेन पीस फार्मूला नाम की एक फार्मूला। और ये कैसे हुआ फार्मूला? अलॉन्ग विद हुआ जो है UN रेजोल्यूशन के, जो UN में रेजोल्यूशन पास हुए हैं इस वॉर पे, उनके साथ साथ। कह रहा है ये जो डिसीजन है ना, इस डिसीजन ने बना दिया, मेक कर दिया इस पूरे इवेंट को, पूरे मौके को, कि ये दिखाई दे वन साइडेड, ये दिखाई दे एक तरफा। दो पार्टियां झगड़ रही हैं और एक ही पार्टी को बुला के आपने नेगोशिएशन कर ली है, दूसरी पार्टी तो आई नहीं, तो ये वन साइडेड नेगोशिएशन हो गई। सबसे पहली कमी ये है। डिसीजन की वर्ब है मेड समवन लुक समथिंग। याद है ना स्ट्रक्चर आपको कॉजेटिव वर्ब्स की, मेक समवन डू समथिंग, मेक समवन लुक समथिंग, फिर गेट से बनाओगे गेट समवन टू डू समथिंग। तो वो कॉजेटिव स्ट्रक्चर्स आज डिटेल में नहीं करवा रहा मैं, जिन बच्चों ने देखी है ज़रूर से इसको रिवाइज करना है, तो किसी और क्लास में करेंगे। मेक, गेट और हैव 3 कॉजेटिव वर्ब्स होती हैं किसी से कोई काम करवाने के लिए। कह रहा जी, द फेलियर इन कन्विंसिंग चाइना विच आर्गुबली होल्ड्स द मोस्ट स्वे ओवर मॉस्को टू इवन सेंड अ डेलीगेशन वॉज अनदर ब्लो। कह रहा है फिर जो फेलियर आया कन्विंस करने में चाइना को, मनाने में चाइना को, और ये कौन चाइना है भाई? ये वही चाइना है विच, जो यकीनन तौर पे आर्ग्यूबली होल्ड करता है या रखता है सबसे ज़्यादा प्रभाव को, स्वे को, इन्फ्लुएंस को मॉस्को के ऊपर, रशिया के ऊपर। कह रहा है जी ये जो फेलियर आया ऐसे एक चाइना को कन्विंस करने का कि वो यहाँ तक कि एक डेलीगेशन भी भेजे, एक छोटा सा अपना अफसर भी इस मीटिंग में भेजे डेलीगेशन बना के। कह रहा है ये फेलियर एक दूसरा ब्लो था, एक दूसरा झटका था इस मीटिंग के लिए। रशिया तो चलो आया ही नहीं, आपने बुलाया ही नहीं तो आएगा कैसे? चाइना को तो आपने बुलाया भी था, मनाया भी था, कन्विंस भी किया था, चाइना से एक चिड़िया भी नहीं आई इस मीटिंग में। यही दूसरा सबसे बड़ा शॉर्ट कमिंग है। फेलियर की वर्ब है वॉज, ब्लो मतलब झटका, विच आया चाइना के लिए, वही चाइना है जो होल्ड करता है यकीनन तौर पे सबसे ज़्यादा प्रभाव या स्वे रशिया या मॉस्को के ऊपर। सब समझ में आ रहा है ना? स्वे यानी इन्फ्लुएंस या प्रभाव। कह रहा है जी अब तीसरा झटका क्या है इस मीटिंग में, तीसरी कमी क्या है? तीसरी ये बात है जी, दैट नो ब्रिक्स मेंबर करंट एंड फ्यूचर साइंड ऑन द स्टेटमेंट इंडिकेट्स दैट इट वॉज अ नॉन स्टार्टर अमंग द इमर्जिंग इकॉनमीज। कह रहा है जी ये बात की दैट कि कोई भी ब्रिक मेंबर, ब्रिक्स जो है ग्रुप का पार्ट, चाहे आज वाला हो चाहे फ्यूचर में ब्रिक्स बढ़ने वाला है और ईरान इसमें आ जाएंगे, ईरान आएगा ना शायद, तो जो चाहे फ्यूचर मेंबर हैं चाहे करंट मेंबर हैं, कोई भी मेंबर ने साइन नहीं किया इस कम्युनिके पे, रिटर्न स्टेटमेंट पे। कह रहा है ये बात जो है ना, ये बात भी इंडिकेट करती है, दिखाती है कि ये पूरी मीटिंग एक नॉन स्टार्टर थी, एक फेलियर थी, अटर फेलियर, है ना, पूरी तरीके से एक नाकामयाबी थी इमर्जिंग इकॉनमीज़ के बीच में, भारत और रशिया और चाइना और ब्राज़ील जैसी कंट्रीज़ के बीच में। इमर्जिंग इकॉनमीज़ हैं, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, समझ गए? तो एक भी ब्रिक मेंबर ने साइन नहीं किया तो मतलब ब्रिक्स से बाहर हुई है पूरी की पूरी मीटिंग। दैट की वर्ब है इंडिकेट्स, दैट इंडिकेट्स, दैट यानी ये बात की, मेंबर की वर्ब है साइंड,
इट की वर्ब है वॉज, इट आया इस मीटिंग के लिए। नॉन स्टार्टर, स्टार्टर का मतलब है कंप्लीट फेलियर, वो वाला धावक, वो वाला रेसर या वो वाला घोड़ा जो रेस में भागा ही नहीं, खड़ा रह गया बस, है ना। तो इस तरीके से जब आप फेलियर, कोई बड़ा फेलियर आपको मिलता है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन स्टार्टर, है ना। स्टार्ट ही नहीं की रेस को, खड़े खड़े ही हार गया। चलिए, अब ये अपना फर्स्ट पैराग्राफ हुआ, मोटा मोटा मीनिंग आपको मिल गया, मीटिंग के बारे में बताया और इस मीटिंग की कमियां बताई। अब 2 ग्रामर कॉन्सेप्ट्स हैं, फटाफट उनको कवर करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है जी, ये संडे को एंड हुई है, संडे जा चुका है, आज है ट्यूसडे, तो यहाँ पे दैट हैज़ एंडेड लिख दें तो क्या बुराई है, वे दैट हैज़ एंडेड लिख दो, काम तो हो चुका है ना पास्ट में, तो क्यों नहीं लगा सकता मैं दैट हैज़। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है। अभी एक बार खुद से सोचो, कॉन्सेप्ट तो करवाऊंगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है जी, सबमिट है 2 दिन की, 1 से ज़्यादा दिन है, तो 2 डेज़ क्यों नहीं लिखा, 2 डे लिख करके क्यों छोड़ दिया, 3 डे, 5 डे, 4 डे, डेज लगाओ ना, 2 लगा हुआ है तो डेज आना चाहिए, क्यों फिर भी नहीं लगाया। चलो, कॉन्सेप्ट ये कहता है जी, पहले ये वाला देख लो, नाउन को जब भी एडजेक्टिव बनाओगे तो नाउन कहता है जी मैं हमेशा हमेशा सिंगुलर रहूँगा, कभी भी प्लूरल नहीं बनूंगा। फिर सुन लो, नाउन का काम है नाउन बनना, लेकिन जब आप उससे जोर ज़बरदस्ती करते हैं, है ना, और उसको एडजेक्टिव बनाते हैं, तो एडजेक्टिव बनते ही वो बोलता है मैं तो प्लूरल नहीं होने वाला, चाहे मेरे को कितना भी प्लूरल रख लो तुम, मैं सिंगुलर ही बनूंगा, बिना एस के आऊँगा। तो समझ गए, नाउन की जिद पे आधारित ये कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको इसको टेक्निकली बताया, प्रैक्टिकली बताता हूँ क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिनिश द 5 माइल्स रेस इन 30 मिनट्स। सभी कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड हैं, उनसे ऐसी रिक्वायरमेंट है कि वो फिनिश करें 5 मील की रेस को 30 मिनट्स में। देखो रेस कौन सी है, 5 मील की, 5 लिखा हुआ ना, यहाँ 5 कर देना, ठीक है, 5 कर देना, या ऐसा करता हूँ मैं 5 लिख देता हूँ और अच्छे से समझ पाओ आप, 5 लिख देता हूँ। रेस तो है 5 मील की, है कि नहीं, लेकिन ये जो 5 मील है, ये रेस के बारे में बताने वाला एक एडजेक्टिव है, बना किससे, नाउन से। माइल तो एक नाउन होता है, आगे इसके एडजेक्टिव लगा हुआ है 5, न्यूमरल एडजेक्टिव, मतलब ये 5 माइल्स खुद एक नाउन है, काम कर रहा है रेस के लिए एडजेक्टिव का। रेस कौन सी, लंबी रेस, छोटी रेस, टंगड़ी रेस, भागने वाली रेस, गिरने वाली रेस, कौन सी रेस, 5 माइल्स की रेस। समझ पा रहे हो। तो रेस के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते ही ये नाउन एडजेक्टिव बन गया, क्योंकि ये खुद दूसरे नाउन के बारे में बता रहा है, और एडजेक्टिव बनते ही अपनी जिद पकड़ लेगा, ये बोलेगा मुझे तो सिंगुलर रहना है। तो आप क्या करेंगे, इसकी जिद को पूरा करेंगे और आप इसके लिए लिखेंगे 5 माइल रेस। और जब भी आप ऐसा करते हैं तो आप बीच में डैश लगाते हैं अपने रीडर को ये बताने के लिए कि मैंने नहीं लिखा, ये नाउन ने जिद की है। समझ पा रहे हो, ये बीच में डैश जो है वो इस चीज़ का इंडिकेटर है कि नाउन की जिद की वजह से हमने माइल्स को माइल बनाया है और बीच में डैश लगाया है। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट याद रखोगे तो हमेशा दिमाग में बैठेगा। एक सेंटेंस और देखो, ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिनिश अ रेस ऑफ 5 माइल इन 30 मिनट्स। वही सेंटेंस है, वही मीनिंग है। सभी कैंडिडेट्स रिक्वायर हैं कि वो एक रेस को फिनिश करें जो 5 मील की होगी और 30 मिनट में करना है। लेकिन यहाँ पे 5 माइल जिसके बीच में आपने डैश लगा रखा है, हाइफन लगा रखा है, और जिसको आपने सिंगुलर बना रखा है 5 होने के बावजूद, ये 5 माइल किसी के लिए एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा। इसके बाद में कोई नाउन आ रहा है, 5 माइल के बाद में कोई नाउन दिख रहा है आपको, प्रेपोजिशन आ रही है यहाँ, तो इससे पहले नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है 5 माइल। तो भाई साहब लकीर का फ़कीर मत बन जाओ, अब 5 माइल एक नाउन ही है और एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा। अब इसकी जिद को हम नहीं मानेंगे, हम बीच का डैश निकालेंगे और यहाँ लिखेंगे 5 माइल्स, अ रेस ऑफ 5 माइल्स। तो ऐसे इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। 2 सेंटेंसेस और हैं प्यारे प्यारे, इनको भी फटाफट अटेम्प्ट देंगे। द प्रोडक्शन हाउस हैज़ रिलीज द 7 एपिसोड्स वेब सीरीज। प्रोडक्शन हाउस ने रिलीज़ किया है 7 एपिसोड्स की वेब सीरीज़ को, जो डिपिक्ट करती है, दिखाती है आइंस्टीन की ज़िंदगी को। वेब सीरीज़ के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है 7 एपिसोड। कौन सी वेब सीरीज़ है भाई, ये कौन सी वेब सीरीज़ है, 7 एपिसोड वाली वेब सीरीज़ है। तो ये 7 जो है और एपिसोड जो है, दोनों नाउन जो है मिल करके एडजेक्टिव का काम करेंगे, वेब सीरीज़ को मॉडिफाई करेंगे। तो मैं 7 एपिसोड्स के पीछे का एस निकाल दूंगा और बीच में हाइफन लगा दूंगा। 10 days water only fasting या फास्ट इज़ द क्विकेस्ट वे टू क्योर फैटी लिवर डिसीज़। 10 दिन का सिर्फ पानी का उपवास जो है वो सबसे आसान और तेज़ी वाला रास्ता है फैटी लिवर नाम की डिसीज़ को, जानलेवा डिसीज़ को क्योर करने का। सच बात है, ये फास्टिंग जो करते हैं, डिसीज़ जो है फैटी लिवर की 8 से 10 दिनों में ख़त्म हो जाती है ना। तो ये क्या करेंगे जी, यहाँ पे वाटर ओनली फास्ट जो है, सिर्फ पानी पे होने वाला उपवास जो है, उसके लिए आपको 10 days नाम का एडजेक्टिव चाहिए। और एडजेक्टिव जब भी बनेगा कोई नाउन, पीछे का एस निकाल देगा
और बीच में डैश लगा देगा। अब मेरे ख्याल से जो 8वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है वो भी इस कॉन्सेप्ट को देख लेगा, है ना। नाउन आया तो मैं दूसरा जो नाउन आया है उससे पहले वाला उसको सिंगुलर बना के बीच में डैश लगाऊंगा। स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू टेक अ ब्रेक ऑफ 30 मिनट्स फॉर एवरी 2 आवर्स ऑफ कंसनट्रेटेड स्टडीज़। स्टूडेंट्स को ऐसी एडवाइस है कि वो 30 मिनट का ब्रेक लें हर 2 घंटे की ढंग से की हुई पढ़ाई पे। अब मुझे बताओ ये 30 मिनट सही है गलत है? होमवर्क है आपका, अगर सही है तो लिख दो सर राइट, 30 मिनट इज़ राइट, और अगर गलत है तो इसको क्या करोगे और कैसे करोगे ये भी कमेंट्स में आपको बताना है। होमवर्क की तरह ही करना है इसको अटैम्प्ट, ढीठ मत बनना, सब बच्चों को अटैम्प्ट करना है, देखें कितने बच्चों का सही है। चलो जी, हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 1। 2 ही है, आज दूसरा कॉन्सेप्ट भी देख लो। देखो दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है जी, जब कोई काम पास्ट में हो जाए, संडे तो निकल गया, काम पास्ट का है, जब भी आपको पास्ट का कोई टाइम दे दिया जाए, एडवर्ब ऑफ पास्ट दे दिया जाए, तो उस काम को आपको पास्ट टेंस में ही लिखना है। या तो आप लिखेंगे उसको पास्ट इंडेफिनिट में, या फिर आप लिखेंगे उसको पास्ट परफेक्ट में। इस केस में पास्ट इंडेफिनिट लगाया गया है, प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस का इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे कोई और काम होता जो इसके बाद हुआ होता तो फिर मैं यहाँ पास्ट परफेक्ट लगा सकता था, हैड एंडेड भी लिख सकता था, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट की तो आपको कंडीशन पता ही है, नहीं पता तो अलग से वीडियो की हुई है हमने, यूट्यूब पर सर्च करो हैड प्लस V3 YT योर इंग्लिश शूटर, सर्च करोगे वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो पास्ट परफेक्ट लगाओ चाहे पास्ट इंडेफिनिट लगाओ, ज़रूरत के हिसाब से जो लगाना लगाओ, लेकिन लगेगा पास्ट का। प्रेजेंट वाले टेंस का यहाँ पे हैज़ एंडेड का कोई काम नहीं है। जब भी पास्ट का टाइम आ जाए, लास्ट संडे, ऑन संडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट आवर, ठीक है ना, टाइम जब दिया हो। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। कह रहा है जी, स्विट्ज़रलैंड, यूक्रेन एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज हैड मेड अ स्पेशल अटेम्प्ट टू विन इंडियाज़ फेवर फॉर द कॉन्फ्रेंस। कह रहा है जी, इन तीनों टाइप के देशों ने, स्विट्ज़रलैंड ने, यूक्रेन ने और कई वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, इन्होंने खास कोशिश की, स्पेशल अटेम्प्ट को मेक किया ताकि इंडिया के फेवर को वो जीत पाएँ, इस कॉन्फ्रेंस के लिए इंडिया उनके साथ खड़ा हो। इंक्लूडिंग अ लास्ट मिनट अपील बाय मिस्टर जेलेंस्की, जिस पूरे अटेम्प्ट में, कोशिश में एक आखिरी मिनट की अपील भी, एक रिक्वेस्ट भी शामिल थी जेलेंस्की के द्वारा। और कब? व्हेन ही मेट PM मोदी एट द G7 आउटरीच समिट इन इटली, जब वो मोदी से मिले G7 की आउटरीच समिट में, इटली में हाल ही में। तो इस तरीके से सब ने इंडिया से फेवर लगाने की कोशिश की कि इंडिया खड़ा हो इस कॉन्फ्रेंस में और रशिया के खिलाफ वोट करे। स्विट्ज़रलैंड, यूक्रेन और वेस्टर्न कंट्रीज़ की वर्ब है हैड मेड, ये काम पास्ट का भी पास्ट है, पहले हो चुका था। ही आया जेलेंस्की के लिए, वर्ब है इसकी मेट, ही मेट इन इटली। कह रहे जी, एज ए क्लोज पार्टनर ऑफ रशिया, अ की ग्लोबल साउथ प्लेयर एंड अ कंट्री दैट हैज़ केप्ट अ बैलेंस इन द कॉन्फ्लिक्ट, इंडियाज़ प्रेजेंस वुड हैव बीन अ मेजर विन फॉर द ऑर्गेनाइजर्स। कह रहा है जी, एक क्लोज पार्टनर के तौर पे रशिया का, एक करीबी दोस्त होने के तौर पे रशिया का, कह रहा है, और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल साउथ का प्लेयर भी है, विकासशील देशों में एक इम्पॉर्टेंट जो है की जो है खिलाड़ी है इंडिया, है ना। दुनिया के गरीब देशों के हम सरताज ही तो हैं, सुनने में थोड़ा गरीब अजीब लगता है, 2800 3000 पर कैपिटा इनकम पे हम गरीब ही हैं भैया, कितनी भी ऊपर चली जाए इकॉनमी, आम आदमी के हाथ में क्या है उसी से पता लगता है आपको। तो कह रहे हैं जी, एक क्लोज पार्टनर होने के तौर पे और गरीब देशों का एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर होने के तौर पे भारत जो कंट्री है, जिसने कैप्ट किया है, बना के रखा है एक संतुलन को इस पूरे झगड़े में, कह रहा है इस कंट्री ने ना, इस कंट्री की प्रेजेंस ने, भारत की मौजूदगी ने, कह रहा है ये रही होगी, वुड हैव बीन, एक बड़ी जीत इस वार्ता के, इस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर्स के लिए, ठीक है ना। इंडिया यहाँ आ गया ना तो यही इनके लिए जीत है, इंडिया यहाँ खड़ा था। दैट की वो हैज़ केप्ट, दैट आया अ कंट्री के लिए, अ कंट्री यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है, की पार्टनर है और विकासशील देशों का की प्लेयर है। इंडिया की प्रेजेंस की वर्ब है वुड हैव बिन, कुड हैव बिन, शुड हैव बिन। ये स्ट्रक्चर आज नहीं करवा रहा हूँ, बहुत बार करवा चुके हैं, आप भी सोचते होंगे सर बार बार क्यों करवा रहे हो। क्लास में रेगुलर रहा करो, मान लो 150 कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर 100 क्लासेस ले लोगे तो 150 कॉन्सेप्ट्स 5 बार आपके रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है ना। एक दिन में सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं हो सकते। तो वुड हैव बिन, शुड हैव बिन, कुड हैव बिन, अपनी नोट्स की डायरी खोलो और इस स्ट्रक्चर को एक बार फिर से गौर करो। कह रहा है जी, हाउ एवर वाइल न्यू दिल्ली सेंट द NSA एंड डेप्यूटी NSA to 2 preparatory conferences in Jeddah and Davos, the Indian delegation here was led by the Secretary West in the External Affairs Ministry। कह रहा है हालांकि जहाँ नई दिल्ली ने भेज दिया हमारे NSA को, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को, दोवाल साहब को, और डेप्यूटी NSA को, उनके असिस्टेंट को, और कहाँ पे 2 प्रेपरेटरी कॉन्फ्रेंसेज में, प्रेपरेटरी मतलब जो प्रेपरेशन के लिए होती हैं,
मेन कॉन्फ्रेंस से पहले छोटी कॉन्फ्रेंस होती है ना, प्रेपरेटरी कॉन्फ्रेंस। और कहाँ भेजा? सऊदी अरब में भेजा, जेद्दा में भेजा और डावोस नाम के शहर में भेजा। शायद स्विट्ज़रलैंड का ही शहर है कोई डावोस। कह रहा है जहाँ इंडिया ने हमारे NSA को इन दोनों जगह भेजा। वहीं इंडियन डेलीगेशन जो था, इंडिया का जो प्रतिनिधि समूह था, वो यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में वो लेड बाय था सेक्रेटरी के द्वारा वेस्ट के, और कहाँ पे? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में, जयशंकर साहब के मंत्रालय में। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री आप समझते हैं, हमारा जो है विदेश विभाग है ना। तो वहाँ पे हमने भेजा NSA को, लेकिन मेन मीटिंग में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी, वेस्टर्न कंट्रीज़ वाले सेक्रेटरी ही शामिल हुए। नई दिल्ली की वो है सेंट, वी सेंट दीज 2 पीपल। प्रेपरेटरी मीटिंग्स आप देख चुके हैं, शुरुआती मीटिंग्स, छोटे लेवल की मीटिंग्स। डेलीगेशन समझते होंगे, हमारे लोग जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं बाहर जा करके, डेलीगेशन कहलाते हैं। इनकी वो है वॉज लेड, पैसिव वॉइस में, इट वॉज लेड बाय सेक्रेटरी वेस्ट। कह रहा है जी इंडिया हैज़ कंसिस्टेंटली अब्सटेन्ड फ्रॉम एवरी रेजोल्यूशन एट द UN। इंडिया ने कंसिस्टेंटली, लगातार तौर पे एब्सटेन फ्रॉम किया है, परहेज किया है हर एक रेजोल्यूशन से, हर एक इस तरह की मीटिंग से। रेजोल्यूशन आप समझते हैं संकल्प, जो UN में हुआ हो। हमने कभी भी रशिया के खिलाफ कभी भी वोट नहीं किया, एब्सटेन फ्रॉम किया। या फिर सिक्योरिटी काउंसिल में हुआ हो, या फिर IAEA में हुआ हो, देख लेना ये क्या है, या फिर ह्यूमन राइट काउंसिल में हुआ हो, या फिर किसी और मल्टीलैटरल फोरा में हुआ हो, इंटरनेशनल मंच पे हुआ हो। फोरा यानी मंच, प्लेटफॉर्म, मल्टीलैटरल मतलब इंटरनेशनल। और ये कौन से फोरा हैं? कह रहा है ये वो सभी के सभी ऑर्गेनाइजेशंस हैं दैट सीक्स टू क्रिटिसाइज रशिया फॉर इट्स इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। ये वो हर मल्टीनेशनल फोरा है जो सीख करता है, कोशिश करता है कि वो क्रिटिसाइज़ करे रशिया को इसके हमले के लिए यूक्रेन पे। तो कहीं भी हमने वोट नहीं किया, हमने एब्सटेन फ्रॉम कर दिया, ना रशिया के हक में ना रशिया के खिलाफ। इंडिया की वर्ब है हैज़ एब्सटेन्ड, एब्सटेन फ्रॉम करना, रिफ्रेन फ्रॉम करना, किसी चीज़ से परहेज करना। दैट आया फोरा के लिए, वर्ब है सीक्स। देखो टेक्निकली वर्ब यहाँ पे सीक होनी चाहिए। फोरा एक प्लूरल नाउन है, याद है ना। ये जो से ख़त्म होने वाले नाउन्स हैं UM से, इनका प्लूरल बनाते हुए आप UM को निकाल के A लिख देते हैं। फोरम यानी एक प्लेटफॉर्म, एक मंच। फोरा मतलब कई प्लेटफॉर्म्स, कई मंच। कह रहे जी वाइल इंडिया में शेयर कंसर्न्स ओवर मच ऑफ द टेक्स्ट रिलीज्ड एट द कॉन्फ्रेंस, इट कुड नॉट हैव गॉन अहेड विद इट्स ओवरटली एंटी रशियन स्लैंट। कह रहा है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जहां इंडिया शेयर कर सकता है अपने कंसर्न, चिंताओं को, और किस चीज़ के ऊपर ओवर लगा के बता रहा है, ज़्यादातर उस टेक्स्ट के ऊपर, उस लिखी हुई बात के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस में रिलीज़ हुई है। इंडिया बोल सकता है कि यार ये ठीक नहीं है, रशिया को ऐसे अकेला मत करो, है ना, अपना कंसर्न बता सकता है। कह रहा है जी लेकिन ये गो अहेड नहीं कर सकता है, आगे नहीं बढ़ सकता है इस कॉन्फ्रेंस के, इस टेक्स्ट की खुले तौर पे ओवरटली एंटी रशियन स्लैंट के साथ, रशिया के खिलाफ होने वाले पर्सपेक्टिव के साथ। ठीक है ना, इंडिया बोल सकता है हम बड़े परेशान हैं इस वॉर से, हमें भी लगता है ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन साफ तौर पे जब लिख दिया जाए रशिया के खिलाफ, वहाँ पे इंडिया कभी भी साइन नहीं कर सकता। तो इंडिया मे शेयर इट्स कंसर्न्स ओवर समथिंग बट इट कैन नॉट या इट कुड नॉट हैव गॉन अहेड विद ओवरली रशियन या एंटी रशियन स्लैंट। इंडिया की वर्ब है मे शेयर और इंडिया की दूसरी वर्ब है कुड नॉट हैव गॉन। अब ये कुड हैव V3, ये ऊपर वाला आपने वुड हैव V3 देखा था, ऐसा होता, ऐसा हो सकता था, ऐसा होना चाहिए था, कुड वुड शुड, जो लगाना चाहो आप लगा सकते हैं। स्ट्रक्चर देख लेना एक बार, फिर किसी क्लास में करवाएंगे, वहाँ पे और अच्छे से समझ में आ जाएगी नए बच्चों को। ओवर्ट कोवर्ट याद है आपको? ओवर्टली मतलब खुले तौर पे, स्लैंट यानी पर्सपेक्टिव, किसी चीज़ के लिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू, स्लैंट। कह रहा इन इट्स प्रेजेंस हाउएवर न्यू दिल्ली शोड दैट इट इज़ विलिंग टू बी पार्ट ऑफ द प्रोसेस। कह रहा है अपनी प्रेजेंस बना करके, इस मीटिंग को अटेंड करके, हालांकि नई दिल्ली ने यह भी दिखा दिया कि ये नई दिल्ली तैयार है, भारत विलिंग है, इच्छुक है कि ये हिस्सा बने इस पीस की प्रोसेस का, स्पेशली इफ़ इट लीड्स टू अ मोर इंक्लूसिव फ्यूचर कॉन्फ्रेंस। खास करके तब जब ये कॉन्फ्रेंस लीड टू करे, हमें ले जाए एक और ज़्यादा इंक्लूसिव फ्यूचर कॉन्फ्रेंस की तरफ, ऐसी कॉन्फ्रेंस जो फ्यूचर में होगी और उसमें 90 की जगह 190 देश होंगे। कह रहा है ऐसा दिल्ली ने दिखाया है कि हम ऐसी कॉन्फ्रेंसेस का पार्ट ज़रूर बनना चाहेंगे, आपके साथ खड़े होना चाहेंगे। और कह रहा है जी कब? विद रशिया एंड यूक्रेन एट द टेबल, जिसमें रशिया यूक्रेन भी टेबल पे बैठे हों, दोनों भी खुद हिस्सा लें। नई दिल्ली ने शोड इट हैड शोड इट इज़ विलिंग। नई दिल्ली की वर्ब है शोड, इट आया दिल्ली के लिए, भारत के लिए, वर्ब है इसकी इज़। विलिंग होना, रेडी होना, तैयार होना, इच्छुक होना किसी काम को करने का। इट आया इस कॉन्फ्रेंस के लिए, इट की वर्ब है लीड्स, इफ़ दिस कॉन्फ्रेंस लीड्स टू ए मोर इंक्लूसिव फ्यूचर कॉन्फ्रेंस विद बोथ द कंट्रीज एट द टेबल।
टेबल पे होना यानी निगोशिएशन की टर्म्स पे होना, बातचीत का हिस्सा होना। जब आप टेबल पे बैठते हैं तो आप निगोशिएशन का पार्ट बन जाते हैं। कह रहा जी एज अ रिजल्ट इंडियाज डिसीजन टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस बट नॉट एंडोर्स इट्स आउटकम वॉज प्रोबेबली अ फॉरगॉन कंक्लूजन। कह रहा जी इसी चीज़ के नतीजन भारत का फैसला अटेंड करने का इस कॉन्फ्रेंस को, लेकिन नहीं एंडोर्स करने का, नहीं प्रमोट करने का, नहीं सपोर्ट करने का इसके आउटकम को या इसके कम्युनिके को, फाइनल स्टेटमेंट को। कह रहा है ये डिसीजन अपने आप में शायद या प्रोबेबली एक प्री डिटरमाइंड, पहले से निर्धारित फॉरगॉन कंक्लूजन था। ये एक ऐसा नतीजा था जो हमें पहले से पता था। हम वहाँ जाएंगे, अटेंड करेंगे, लेकिन साइन नहीं करेंगे। वी ऑलरेडी न्यू दैट। डिसीजन की वर्ब है वॉज, फॉरगॉन यानी पहले से जो पता हो, प्री डिस्टाइंड हो, प्री डिटरमिन्ड हो। एंडोर्स करना, सपोर्ट करना, किसी चीज़ को प्रमोट करना, किसी चीज़ के साथ में खड़े होना। चलिए रैपअप करें क्लास को। यहाँ थोड़ा शायद जल्दी प्रोसेस कर दिया आज मैंने, जहाँ मुझे आसान लगा, मुझे लगा कि बार बार उसको रिपीट ना करूँ। क्वेश्चंस देखेंगे फटाफट से। वाई कैन इंडियाज डिसीजन टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस बट नॉट एंडोर्स इट्स आउटकम बी कंसीडर्ड अ स्ट्रेटेजिक मूव। भारत का जो डिसीजन है कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने का लेकिन आउटकम को सपोर्ट ना करना, इसको हम एक स्ट्रेटेजिक मूव क्यों माने? हमारे हिसाब से एक रणनीतिक कदम क्यों है? देखो अटेम्प्ट आपको खुद से देना है, मैं आंसर करवा देता हूँ, एक बार खुद से ट्राई दे लो अच्छे बच्चे की तरह। ABCD पढ़ो और आपको क्या लगता है हमारा ये डिसीजन ऐसा क्यों था। देखो ना तो हम चाहते थे कि कंडेम करें रशिया को, ऐसा गलत बात है, ये लिखी हुई ये बात गलत है, हम ऐसा नहीं चाहते थे। ना ये एक तरीका था कि हम अपनी एकता को दिखाएं ब्रिक्स मेंबर के साथ वेस्टर्न कंट्रीज़ के सामने। तो ऐसा नहीं है दूसरे ब्रिक वालों ने कुछ साइन नहीं किया तो हमने भी नहीं किया, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। और ना ये हमारा एक फर्म अलाइनमेंट का डिमॉन्स्ट्रेशन था यूक्रेन पीस फार्मूला से, हमें इससे कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं कि यूक्रेन जो है और रशिया जो है आपस में शांत हो जाए। हमारा रीज़न ये था कि हम चाहते थे पार्टिसिपेट करें डिस्कशन में बिना कोई मजबूत स्टैंड लिए रशिया के सामने। बस यही स्ट्रैटेजी थी हमारी। ठीक है, दुनिया में पंचायती का पार्ट बने लेकिन रशिया हमारा दोस्त है, उससे दुश्मनी मोल ना ले, बिना बात की दुश्मनी जिसका कोई मोल नहीं है। समझ गए ना? चलिए तो बी हमारा आंसर बनेगा फर्स्ट क्वेश्चन में। बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये। कह रहे जी वाई कैन इंडियाज डिसीजन टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस। यार ये क्वेश्चन 2 बार क्यों आ गया? एक क्वेश्चन 2 बार आ गया, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया इसको दूसरी बार। शायद मुझे दूसरा क्वेश्चन बनाना था और मैंने बनाया भी था। वो क्वेश्चन मैंने बनाया था थीम पे, इस आर्टिकल की थीम क्या है। चलो मैं इस आर्टिकल की थीम पूछ लेता हूँ आपको, व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस आर्टिकल। चलो मैं 2 ही ऑप्शन देता हूँ आपको और इजी बना देता हूँ मैं। ठीक है, टाइम नहीं बिगाड़ेंगे इस पर, A और B में से आपको चूज़ करना है। आर्टिकल को अगर समझाना हो, इसका आपको मकसद निकालना हो, तो 2 में से किस चीज़ को आप इसका मकसद मानेंगे, A या B। फर्स्ट कमेंट में आंसर मिलेगा इसी वीडियो के नीचे, खुद से जाके चेक करो और देख लो आपका सही है गलत है। बैक्टीरियम का नंबर चेंज करना है, अगर ये सिंगुलर है तो प्लूरल बनाना है, प्लूरल है तो सिंगल बनाना है। ओवर्ट का एंटोनिम आपसे पूछा है, एंटोनिम यानी उल्टा, है ना। फॉरगॉन का मीनिंग पूछा है, ये वर्ड आपको करवाया था। कम्युनिके वर्ड्स, वन वर्ड क्या होता है इसका मीनिंग पूछा है। और लास्ट में एक फ्रेज़ पूछा है आपसे, विद द एक्सेप्शन ऑफ समथिंग। तो इस फ्रेज़ को आसान भाषा में क्या बोलेंगे, हिंदी में लिख देना, भले हिंदी में लिख देना, ठीक है, आपको पता हो इसका मीनिंग क्या है। लास्ट में 3 एरर्स मिलेंगी, पहली मिलेगी यहाँ पे, दूसरी मिलेगी इस फ्रेज़ में और तीसरी मिलेगी इस फ्रेज़ की वजह से। तीनों एरर्स को ढूंढो। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए गए हैं। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले, है ना, आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। क्लास को एक लाइक और एक शेयर दे दो। जो बच्चे क्लास में लास्ट तक रहते हैं PD लिखा करो सर पूरा देखा, और सब कुछ समझ में आया तो आई भी लगा दिया करो, देखा भी और इंटरेस्टिंग भी लगा, है ना। आपके फीडबैक से मुझे और क्लासेस लाने के लिए, है ना, फीडबैक ज़रूरी होता है किस तरह की क्लासेस और कॉन्सेप्ट्स में लाऊं। चलिए अंटिल देन, कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए।